यूनियन टेरिटरी लद्दाख का फॉर्मेशन के बाद से एक मेजर इशू ये आता रहा है कि लोगों की जो सरकारी नौकरियों में रिक्रूटमेंट के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आप सभी को अपडेट देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2019 में ये नई यूनियन टेरिटरी बनी, तो एक तो हमें एकदम फ्रेश सभी चीज़ें करनी पड़ी और एक कोई जो है ट्रांजिटरी अरेंजमेंट्स कम ही रहे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई। लेकिन जो भी दिक्कतें थी इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस को शुरू करने में, उस पे जो है प्रोग्रेस कर ली गई है और अब हम लोग सभी तरह से रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो चूँकि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, जिसमें कि पहले जितनी सारी प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स हैं वो करनी होती है, चाहे रिजर्वेशन रूल्स को नोटिफाई करने को लेके हो, रेजिडेंट ऑर्डर को हो, अपॉइंटमेंट जो पोस्टों की होनी है, लोगों की होनी है, वो सब तक सभी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती हैं, तब तक ना तो आप वैकेंसी असरटेन कर सकते हैं, ना रोस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरह से हमें सभी जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे वो भी हमें फ्रेम करने थे, और सभी जो इवन की जो सर्विस स्ट्रक्चर है वो भी क्रिएट करने थे। तो वो सभी चीज़ें अभी पूरी कर ली गई हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो रिजर्वेशन रूल है लद्दाख के लिए, वो नोटिफाई कर दिया गया है, और उसके साथ ही साथ जो लद्दाख का रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर है 2021 में, उसको भी इशू कर दिया गया और अब लोग रेजिडेंट सर्टिफिकेट इशू भी करवा रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा इशू था कि हमें पोस्टों का और लोगों का जो ट्रांसफ़र था JNK से अपॉर्चनमेंट का, वो काफ़ी समय से पेंडिंग था। तो 19,878 19,878 पोस्ट जो है वो ब्यूटी ऑफ लद्दाख को लोकेट हो गई। उसके बाद 2,839 2,839 और भी पोस्ट जो है आ गई हैं। तो इस तरह से लगभग हमारे पास 21-22 हज़ार से ऊपर के करीब हमारे पास पोस्ट आ गई हैं। और इसके अभी थोड़ी से कुछ और पोस्ट अभी ट्रांसफ़र होने बाकी है, लगभग 104 नॉन गजेटेड के और 382 जो है 104 गजेटेड के और 382 नॉन गजेटेड की पोस्ट अभी भी आनी है, पर वो कोई हमारे लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, और वो हम करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन जो है लगभग 23,000 से भी ज़्यादा पोस्टें जो आ गई हैं, अगर मैं कहूँगा कि ये जो है अपने आप में एक जो अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें और पर जो है पॉपुलेशन रेशियो से देखें, तो ये वन ऑफ द मैक्सिमम इन द कंट्री है कि जहाँ पॉपुलेशन से एम्प्लॉयमेंट का रेशियो जो है सरकारी एम्प्लॉयमेंट का, वो भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और दूसरे जो पब्लिक सेक्टर है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी हमारे लोग हैं, चाहे बैंक में हो या आर्मी में हो और CRPF में हो या पैरामिलिट्री में हो, तो वो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है, तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट अगर पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से हम देखेंगे, और अगर हम जितने घर हैं, हाउस होल्ड हैं, तो देखें तो लगभग हर दूसरे घर में एक सरकारी मुलाजिम जो है हमारे यहाँ इतनी पोस्ट है कि वो जो है हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा एक मेजर इशू था कि जब तक हम इन पोस्टों पर जो हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका अपॉर्चनमेंट ना हो जाए, उन लोगों के ट्रांसफ़र ना हो जाए, तब तक एग्जैक्टली वैकेंसी वर्कआउट नहीं की जा सकती थी। कि अगर हमारे पास 23,000 पोस्ट है और लोग कितने हैं जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो अभी आपको जैसा कि पता है कि 11,179 एम्प्लॉयज़ का अपॉर्चनमेंट अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर सरकार ने कर दिया, और मोस्टली उसमें जो हमारे लोग यहाँ थे और जो लोग बाहर लद्दाख के लोग थे उनको भी जो है JNK में पोस्टेड थे उनको भी भेजा गया। अभी लगभग 3,369 एम्प्लॉयज़ का अभी पेंडिंग है अपॉर्चनमेंट। उसमें कुछ वेरिफिकेशंस चल रही है, वेरिफिकेशंस कुछ कागज़ मांगे गए हैं, तो वो हम करके भेज रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। तो लेकिन मैं कहूँगा वो भी अभी उतना मेजर ऑब्स्टेकल नहीं है हमारे लिए। और ये जो है जो अभी हमारे पास डेटा आ चुका है, उसके बेसिस पे हमने जो है वैकेंसीज़ वर्कआउट करनी शुरू कर दी है। उसी के साथ ही जो सबसे एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स की जो है फॉर्मेशन, वो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज अगर रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए बगैर हम जो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते थे पोस्ट की, तो वो आपको मैं बता दूं 36 जो है रिक्रूटमेंट रूल्स अभी तक वो हो चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं।
केवल माइनर कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स के हैं तो वो पेंडिंग रह गए हैं, तो उनको भी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, लेकिन मेजर जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं वो कवर कर लिए गए हैं। और ये सभी नॉन गजटेड के हैं, सबऑर्डिनेट के हैं, और गजटेड जो सर्विसेज के हैं जो रूल्स हैं वो भी बहुत जल्द फ्रेम कर दिए जा रहे हैं, बिकॉज उनको जो है अप्रूवल के लिए हमें MHA भेजना होगा, तो उसके भी हमारी तैयारी कर ली गई है और बहुत जल्द उसको भी हम भेज देंगे, तो गजटेड के भी रूल्स अप्रूव हो जाएंगे। इसके साथ ही अगला इशू था कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ कौन होंगी, कैसे करेंगी और किस तरह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलाया जाएगा। तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट के लिए ऑलरेडी लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का प्रोविज़न है, तो दोनों डिप्टी कमिश्नर्स के चेयरमैनशिप में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं और रिक्रूटमेंट कर भी रही हैं। इसके साथ ही यूटी डिविजनल लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपनी अप्रूवल दे दी है, और उनके साथ हमारी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, हमारे एडवाइज़र साहब के साथ भी उनकी मीटिंग्स हुई, और पिछले दिनों हमारे होम सेक्रेटरी साहब ने भी इसको रिव्यू किया है। तो अब पूरी तरह से जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो उसके लिए तैयार है, और हम उनको सारी पोस्ट रेफ़र कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक जो है उनको हम लगभग 1031 पोस्ट जो है इमीडिएटली रेफ़र कर देंगे, ताकि जो है उसकी अगले फरवरी-मार्च तक जो है उनकी नोटिफिकेशन हो जाए और प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। वो पोस्ट आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, और साथ ही साथ में उन पर जो है उनके लिए जो रिक्विजिशन बनाने का काम है और जो उसमें फॉर्मेलिटीज़ करने का काम है वो भी लगभग पूरा कर लिया गया है, तो ये हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जो कैडर पोस्ट है उनके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को भी डायरेक्शंस दे दी गई है, और वो भी लगभग 800 से 900 के करीब पोस्ट ऐसी होंगी जो कि वैकेंसीज़ जो है उन्होंने वर्कआउट की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो लेह और करगिल में अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो है वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ की जाएंगी। उसके साथ ही साथ में पुलिस की जो है लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड बन चुका है, और उसमें लगभग 213 पोस्ट की जो है नोटिफिकेशन हो गई है, और उसमें जो है उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो कि एप्लीकेशंस इनवाइट करने के लिए, उनको भी अब दूर कर दिया गया, तो उसमें भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बैंक के भी कुछ पोस्ट हैं जिसकी की एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, और उस पर भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पर इस दौरान भी जो है रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं था कि यहाँ पर रुका हुआ था। लद्दाख में 604 जो है जो लोग हैं वो हमने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है भरे हैं। उसके अलावा 613 लोग जो है रेगुलर भरे हैं। 613 वैकेंसीज़ पे रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई है लेह और करगिल में, जो पुरानी एडवर्टीजमेंट्स थी, और उनको फाइनलाइज करके उन पर रिक्रूटमेंट कंप्लीट की गई है। और जो 604 के करीब जो लोग हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल जो है पोस्टों पे, चाहे जेईज़ हैं, नर्सेज हैं, ऑफिसर असिस्टेंट हैं, लॉ ऑफिसर्स हैं, इनको लगाया गया है। और एक बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों में चलता है कि ये शायद रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट है, तो ये मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल में जो लोग लगे हुए हैं ये रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट नहीं होते, रेगुलर वैकेंसी पे हमारा उसका कोई असर नहीं होता है, ये एक तरह से इन एडिशनल होते हैं। तो जब तक चूँकि हम रेगुलर वैकेंसी रेफ़र करके और उस पर एडवर्टीजमेंट ना शुरू करते हैं, तब तक जो है हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है हम उसको एडिशनल जो है पोस्ट को एडवर्टाइज़ करके और उस पर हम लोगों को लेते हैं, तो उस तरह से ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी चलता रहे और लोगों को कुछ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए। उसके अलावा मैंने आपको बताया जैसा कि फ्रेश वैकेंसी जो है यूटी लेवल पोस्ट की लगभग 1031 पोस्ट की जो है रेफरेंस हम कर रहे हैं बाई दिसंबर 31 टू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की लगभग 800 से 900 के करीब जो कि दोनों डीसीज वर्कआउट कर रहे हैं, तो इतनी पोस्ट लगभग वो भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कुछ हमारी पोस्ट जो है हाई कोर्ट में जो है स्टे ऑर्डर है 200 करीब 213 पोस्ट 290 पोस्ट जो कि हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर ने स्टे ऑर्डर लगाया हुआ है, तो हम उसको भी परस्यू कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि अभी 2 साल की रिलैक्सेशन इन जनरल सभी को दी गई है एज की, ताकि जो है अभी जो एडवर्टीजमेंट प्रोसेस शुरू हो उसमें जो लोग पिछले 1-1.5 साल में अप्लाई नहीं कर पाए थे तो उनको भी एक मौका मिलेगा अप्लाई करने का। इसके अलावा जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और एमएचए ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो एम्प्लॉइज़ की बेहतरी के लिए है, बेनिफिट्स के लिए है।
और आपको पता है कि ये वैकेंसीज़ हमारी केवल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की ही नहीं होती हैं, प्रमोशन कोटा की भी होती हैं। तो हमने इसीलिए पिछले कुछ समय से काफ़ी जो है हमने स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके काफ़ी एम्प्लॉयज़ का एलिवेशन भी किया है। और चाहे ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो देखें, या प्लानिंग में देखें, स्कूल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, बहुत से हमने AWEs को जो है एक्सचेंज बनाया, एक्सचेंज को SC बनाया है। जो हमारे सीनियर मास्टर्स थे उनको हमने लेक्चरर्स बनाए हैं। और उसी तरह से अकाउंट ऑफिसर्स को जो हमारे AAOs थे उनको अकाउंट ऑफिसर्स बनाए हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में भी इसी तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है। तो ये भी एक प्रोसेस पैरेलली शुरू हो गया है। और अभी साथ ही साथ में हर डिपार्टमेंट का अपना जो चूँकि काफ़ी एक यहाँ पर जो मैं कहूँगा पर्सनल मैनेजमेंट जो है, स्पेशली HR मैनेजमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो काफ़ी पुअर रहा है। तो उसकी वजह से हमें समय भी लगता है, क्योंकि सर्विस बुक्स को अपडेट नहीं करी गई हैं, या जो है रोस्टर्स प्रॉपर नहीं बनाए गए हैं। तो उन सबको जो है हम ठीक करा रहे हैं, और इस काम में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये काम भी पैरेलली साथ साथ में चल रहा है। तो जिससे कि अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके फास्टर प्रमोशंस भी हो रही है। साथ ही साथ आपको पता है कि जैसे ही UT बनी है, बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स थे वो हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है यहाँ पर उपलब्ध है। 7th पे कमीशन तो पहले से ही लागू हो चुका था। उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल कंपनसेटरी जो रिमोट लोकेलिटी अलाउंस है वो भी हमारे एम्प्लॉयज़ को मिलना शुरू हो गया है। वो लगभग 3000 रुपये पर मंथ होता है। और उसके अलावा जो है स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, वो भी 10% के करीब होता है, वो भी इनको मिलना शुरू हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना शुरू हो गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो पहले नहीं मिलता था वो भी मिलना शुरू हो गया। और लीव ट्रैवल कंसेशन जिसकी वजह से जो है कहीं अगर ट्रैवल करना होता था बाहर हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो वो नहीं उपलब्ध हो पाता था, तो वो भी अब उपलब्ध होने लग गया है। और इसके अलावा तो आप सबको पता ही है कि जो लद्दाख के रहने वाले हैं और यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनकम टैक्स में ऑलरेडी एग्जम्पशन है। उसके अलावा जो है एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए हमने स्टेट अवार्ड भी शुरू किया है, जिसमें कि पब्लिक सर्विस का कंपोनेंट भी है। और जो अच्छा एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। साथ ही साथ प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अब जो है नोटिफाई कर दी गई है, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ का जो ट्रांसफ़र है वो भी सही टाइम पे हो जाए और सही अथॉरिटी से हो जाए, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे एम्प्लॉयज़ को और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। उसी तरह से सिंप्लीफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए और एफिशिएंसी के लिए भी हमने बहुत से टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑटोमेशन का काम भी किया है। आपको पता है पूरे सेक्रेटरीट में ऑफिस पे काम हो गया है, जिसकी वजह से फ़ाइल्स की मूवमेंट बहुत फास्ट हो गई है। और साथ ही साथ में किसी तरह का जो है उसमें किसी तरह का इसमें चेंजेस करना है, या पोस्ट या फ़ाइल जो है गायब हो जाने जैसी समस्या हमारी ख़त्म हो गई हैं। उसके अलावा गैजेट जो है हमारा ऑलरेडी इन प्लेस है। साथ ही साथ बहुत से और भी दूसरे जो हमारे गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए CP ग्राम ऑलरेडी इन प्लेस है। कोई भी जो हमारा सिटीजन है वो CP ग्राम पर जा कर के अपनी जो है वो रख सकता है, अपनी कंप्लेंट्स कर सकता है, अपनी ग्रीवांस रख सकता है, जिसका डिस्पोजल टाइम बाउंड मैनर में किया जाता है। साथ ही साथ चूँकि हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं थोड़ा उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत थी, तो काफ़ी बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जो कि आपने समय समय पर कवर किया है। चाहे हमने DARPG के मदद से किया हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से किया हो, ISTM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियल ट्रेनिंग की मदद से किया है। तो बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली चूँकि बहुत से रूल्स नए थे, जनरल फाइनेंशियल रूल्स और दूसरे रूल्स जो है वो काफ़ी नए थे, तो उनके लिए भी जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का हुआ। और बहुत से हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजे जा रहे हैं, और ताकि जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो। और साथ ही साथ में बहुत से हमें जो एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स हैं उनकी हम मदद ले रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को जो है एक सपोर्ट मिले, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़े, और डिस्पोजल्स जो है वो काफ़ी तेज़ हो सके। दिसंबर और जनवरी में मोर देन 1000 पोस्ट का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। इससे 1000 केवल UT लेवल की, और लगभग 800 से 900 डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी हमने है। हो सकता है वो दिसंबर से थोड़ा आगे जाए, लेकिन वो भी जनवरी फरवरी तक हो जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट UT और बोथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में काफ़ी सारे पोस्ट वेकेंट्स हैं, जो आपको पता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हर स्पीचेस में भी बोल रहे हैं। और ये सारे रिक्रूटमेंट एक फेस्ड मैनर में जाएगा कि
किस तरह से जाएगा? ये बिल्कुल फेज्ड मैनर में ही होगा। पहले अभी जो हमने बताई है फिगर आपको, ये लगभग अभी तो इमीडिएटली तैयार है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि एम्प्लॉयज़ की हमने एक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस कर रहे हैं। तो जब प्रमोशन होगी तो फिर से पोस्टें वैकेंट हो जाएंगी, तो वो काफ़ी पोस्टें फिर से जो है निकल आएंगी आने वाले 6 महीने और 7 महीने के बाद, तो वो फिर से आएंगी। तो इस तरह से एक लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। सर, ये रिक्रूटमेंट रूल्स और रेजिडेंट सर्टिफिकेट रिसेंटली इशू हुआ, तो इतना देर क्यों लगा लोगों का, ये मानना है सर? देखिए, रिक्रूटमेंट रूल्स एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक बहुत लंबे समय से ये जो है इशूड है, और उसमें बहुत सी करेक्शंस की गई हैं, और उन करेक्शंस का इनकॉर्पोरेशंस करके उसको अपडेट करके इशू करना और उसको पूरा फाइनेंशियली और टेक्निकली वेट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ उसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में बहुत सा जो है लीगल इश्यूज़ बन जाते हैं, फिर लोग कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बचाने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से गो थ्रू करके उसको क्लियर करना था, और उसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई गई थी, और उस एम्पावर्ड कमेटी के थ्रू अप्रूव होकर के वो सारे भी रिक्रूटमेंट रूल सभी के सभी अब तैयार हैं। रिगार्डिंग आउटसोर्सिंग सर, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आउटसोर्स थ्रू आए हैं, सो व्हाट इज़ द प्लान? ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे या नहीं, एब्जॉर्प्शन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में जब वो करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, और जिनकी सिलेक्शन होगी वो रेगुलर रिक्रूट में आ जाएंगे। सो इससे पहले फिर जो आउटसोर्सिंग में तो लोगों में काफ़ी सारे एक इश्यूज आया था कि आउटसोर्सिंग में ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड ऑल दिस, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। अगर कहीं किसी तरह का किसी को भी संदेह है तो वो उसको जो है आरटीआई है उसमें जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है। बल्कि हमने प्लान किया है कि उस आउटसोर्सिंग से रिलेटेड जितने कागज़ हैं उनको भी हम वेबसाइट पर लोड कर देंगे, ताकि एवरीबडी कैन सी इट। इट्स अ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। सर, रिसेंटली जो वेरियस डिपार्टमेंट के लोग डेली विजिट्स धरने पे बैठा है रेगुलराइजेशन के लिए, तो उनका क्या स्टेटस है? क्या वो लोग प्रॉपर चैनल पहले डेली विजिट्स पे लिया गया है? क्या बैकडोर एंट्री हो? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये आप सभी लोगों को स्वयं पता है कि जो है ये 1994 में मार्च 1994 के बाद से डेली वेजेस को लगाना पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में वो उस तरह से बहुत से लोग लगाए जाते रहे। बीच में कुछ ऐसे भी ऑर्डर्स हुए जिससे कि जिसका आड़ लेकर के उसको बहुत से वैकेंसी लोगों को क्रिएट किया गया। लेकिन 2015 के बाद से कम्प्लीटली फाइनेंस डिपार्टमेंट अस्टवाइल जम्मू कश्मीर ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था। तो दूसरी चीज़ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शंस बहुत क्लियर है कि बगैर इक्वालिटी का जो है वो प्रिंसिपल फॉलो किए हुए जो भी एंट्री होती है, जो भी किसी को अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं होता है, और वो जो है इलीगल माना जाता है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो उनकी जो है स्टेटस जो है इलीगल की ही है। अब उसमें चूँकि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है, तो इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभी अपना जो है प्रिलिमिनरी डेटा इकट्ठा करने का काम कर लिया है। उसके बाद अब इस डेटा की जो है ऑडिट होगी, और ऑडिट के बाद जो एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपको इसका यही नहीं पता है कि नंबर कितने हैं, किस तरह की अपॉइंटमेंट है, किस बेसिस पे की गई है, उसकी अप्रूवल है या नहीं है, तो वो सभी चीज़ों को एग्जामिन करने की ज़रूरत है। तो उस पर काम चल रहा है, और जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस पर सूटेबल डिसीजंस लिए जाएंगे। सर, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में मैन पावर शॉर्टेज के कारण जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत सारे वर्कलोड है, स्पेशली सेक्रेटरीट में, तो उनका कोई वर्क पीरियड होता है कि इतने बजे से इतने टाइम करना है, कि कोई लिमिट नहीं होता है जहाँ से सुबह से लेके रात 1:30 बजे तक काम करें? देखिए, एक जो है ये सरकार में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम 24 घंटे के मुलाजिम होते हैं, ठीक है, जब हम पहले दिन ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि कभी जो है हमें देर तक भी काम करना पड़ता है, पर इससे किसी एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सभी स्वेच्छा से काम करते हैं, और वर्क टाइमिंग जो है ऑलरेडी नोटिफाइड है। लेकिन जब कभी ऐसी होती है, जब वीआईपी विजिट्स होती हैं, पार्लियामेंट सेशन में होता है, बहुत से क्वेश्चंस जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस को उठाए जाते हैं, तो चूँकि सरकार जो है वो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सी बार जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि सैटरडे को काम नहीं करेंगे या संडे को काम नहीं करेंगे, हमें काम करना होता है। तो वो उसमें जो है किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं, उसके लिए रूल रेगुलेशंस बने हुए हैं। सर, फिर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी सारे हैं, तो उनको आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए,
मैं तो उस सेक्टर का मेरा वो नहीं है, एम्प्लॉयमेंट किसी और सेक्रेटरी साहब देखते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि किसी दुनिया में हर जगह पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकार में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज होती है, बहुत थोड़ा होता है। और जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। तो आज की तारीख में चूँकि यहाँ पर टूरिज़्म की वजह से और दूसरे कारणों से भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। अभी स्कूल्स में भी हमने वोकेशनल कोर्सेज़ काफ़ी शुरू कर दिए हैं, 30 के करीब स्कूलों में वोकेशनल कोर्सेज़ भी चालू हो गए। तो हमें आने वाली जनरेशन्स को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा।